हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज को, विच इज 100% फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 3rd to 12th। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ मिल जाता है और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके आप कहाँ गलत जा रहे हो, सो दैट आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। ओके, सो 12th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग वेक्टर अलजेब्रा का टेस्ट दे चुके हैं। ओके, कम्युनिटी पोस्ट पे आपको पेपर मिल गया था, आपने सॉल्व किया होगा और अब आप एक्साइटेड होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप अपने आप को मार्क्स देते चलना, ठीक है? ओके, सो जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो सबसे पहले ना आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन हुआ होगा। यहाँ आपने देखा कि जो पेपर था ना, दैट वॉज अबाउट 25 मार्क्स, 25 मार्क का पेपर था। 2 सेक्शंस थे आपके पेपर में। सेक्शन ए में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने थे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। और इसी तरीके से आप सेक्शन बी में पहुंचे होंगे एंड सेक्शन बी में अगेन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। सो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 25 मार्क्स का था। और अब हम चेक करते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने था, 2 मार्क का ये क्वेश्चन था। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था आप लोगों को, ये एक फिगर आपके सामने था, आप लोगों को फाइंड करना था पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। इस डायग्राम को देखो और ये बता दो कि इनमें से कौन से वेक्टर आपके पैरेलल हैं और कौन से कोलिनियर हैं। दोनों एक ही बात है आपके वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है? सो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से पेयर हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने जरूर ये रिकॉल किया होगा कि ये पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर होते क्या है। एक बार हल्का सा रिवीजन देखें। सो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी गिवन लाइन से पैरेलल होते हैं और यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? तो कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस शर्त क्या होती है कोलिनियर वेक्टर होने के लिए कि वो किसी लाइन से पैरेलल होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक है आपका ए बी वेक्टर, बीई वेक्टर, सी डी वेक्टर। ये कोलिनियर है? बिल्कुल है। तो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए बी वेक्टर, बीई वेक्टर, सी डी वेक्टर, ठीक है? ये लोग आपस में कैसे हैं? कोलिनियर। और सिर्फ यही है क्या? और भी तो है। कौन कौन से? एडी वेक्टर एंड सीबी वेक्टर, राइट? एडी वेक्टर और सीबी वेक्टर भी तो कैसे हैं? कोलिनियर है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। एंड ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल तो है। तो आप लिख देंगे आगे क्या? एडी वेक्टर कॉमा सीबी वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब आप ध्यान रखें, नाम लिखते वक्त डायरेक्शन का ध्यान रखें, एडी वेक्टर, सीबी वेक्टर। ओके, सो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। तो जिसका ये आंसर आ गया है अपने आप को 1 मार्क्स दे दो इस क्वेश्चन में, ठीक है? पहले पार्ट में सबसे पहले ने पूछा था कि गिवन फिगर में पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर कौन है, तो हमने बता दिया, ठीक है? ए बी, बीई, सी डी एंड ए डी सी बी, ठीक है? चलो, अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था आपके सामने? को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसा नाम वैसा काम। ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो इनिशियल पॉइंट सेम हो मतलब एक पॉइंट होना चाहिए और वहां से आपके वेक्टर्स जाने चाहिए। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम, टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जरा फाइंड करो एक ऐसा पॉइंट जहां से 2 वेक्टर्स निकल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये यहां से गया ए बी, यहां से गया ए डी। तो ए बी ए डी कैसे हो गए? ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ये आपके को इनिशियल हुए, राइट? इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए पॉइंट। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट था, तो इसीलिए ए बी एंड ए डी आपने को इनिशियल लिखा होगा
और कोई है क्या? और कोई है? यहाँ देखो सी से निकल रहा है सी डी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। तो दूसरा को इनिशियल वेक्टर का जो पेयर है वो कौन सा है? आपका सी डी वेक्टर, क्या नाम है उसका? सी बी वेक्टर। और कुछ है क्या को इनिशियल? देखो जरा, और कुछ है? नहीं। देखो ये पॉइंट अगर लेंगे यहाँ से ये निकल रहा है, लेकिन यहाँ से ये लोग तो नहीं निकल रहे, तो बस यही 4 हैं आपके पास, यही 2 हैं आंसर, राइट। कौन कौन है को इनिशियल? ए बी, ए डी, फिर कौन? सी डी, क्योंकि सी पॉइंट से निकल रहा है सी डी वेक्टर, सी पॉइंट से निकल रहा है सी बी वेक्टर, बी पॉइंट से तो सिर्फ यही निकल रहा है, तो कोई कोइनिशियल इसमें है ही नहीं। तो इतनी सी बस बात है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स दे देंगे। ओके तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए जहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपसे आइडेंटिफाई करा लिया जाए, तो आपको पूरी कहानी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो। सो एक इजी क्वेश्चन था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तो आप हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स हो। फाइंड अ वेक्टर of magnitude 6 units which is parallel to the vector this। इस क्वेश्चन में क्या किया आप लोगों ने? मैम सबसे पहले तो हमने ना ये फाइंड कर लिया था, ठीक है, ये फाइंड तो हमने कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, पहले ये फाइंड कर लो। फिर इन्हें बोला क्या है आपसे कि देखो 3 वेक्टर आपके पास है, आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट हो और वो जो वेक्टर है ना वो पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर से। पैरेलल होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन की हिंट इन्हें हमें दी है। जो आप एक नया वेक्टर बनाएंगे ना उसकी मैग्नीट्यूड 6 होनी चाहिए और वो वेक्टर पैरेलल होना चाहिए इससे, यानी कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप लोग यहां से क्या करेंगे? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले इस वेक्टर को बनाएंगे, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर हम जानते हैं वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आपके हाथ में है, डायरेक्शन आपके हाथ में होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक हल्का सा पहले तो रोड मैप आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप चेक करो आपका आंसर आया या नहीं। तो देखो ये जो वेक्टर है ना, इसको पहले तो कोई नाम दे दो। सपोज इसका नाम हमने पी वेक्टर बोल दिया। सो ये पी वेक्टर बना कैसे है? ये पी वेक्टर बना है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इस वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो p वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। a वेक्टर कौन है? ये लिखा है, तो लिखो जरा आप यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आपका a वेक्टर। फिर बीच में लगा है माइनस, बना दो b वेक्टर। b वेक्टर कौन है? ये, तो इसको लिखो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर क्या लिखा है? प्लस 3c वेक्टर, ये लिखा है c वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई तो आप लोग करना जानते हो, वो स्केलर है, इन सबके मल्टीप्लिकेशन करो। आप जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बस उसी कहानी को आगे चलाते चलो और आंसर तक पहुंच जाओ। सो जो हमारा p वेक्टर है, जिसका नाम हमने, इसका नाम हमने p वेक्टर बोला है, तो कितना निकल के आ रहा है? ये आ रहा है आप लोगों का 2i कैप, मैं i वाले टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ, माइनस 4i कैप प्लस 3i कैप। अब j वाले टर्म्स एक साथ, 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस 6j कैप। ठीक है, अब k वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं अपन लोग। सो कितना आएगा ये? 2k कैप, यहाँ पे आ जाओ, माइनस 3k कैप प्लस 3k कैप। ठीक, बस सिंप्लीफिकेशन करते चलो। तो कितना निकल के आ रहा है आपका p वेक्टर? p वेक्टर आ रहा है माइनस 4i प्लस 3i माइनस i प्लस 2i i। सो दिस इज i कैप।
जे वालों को पकड़ो, 4 माइनस 6 तो -2j, सो -2j कैप। अब के वाले को पकड़ो तो सिर्फ +2k कैप। तो ये आ रहा है आपका p वेक्टर। तो p वेक्टर कौन था? ये। अब क्वेश्चन में जो आपको मेन काम करना है उसकी बात कर लेते हैं अपन। ये तो p वेक्टर है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि देखो ये 3 वेक्टर्स हम आपको दे रहे हैं, आप तो हमें एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड ना 6 यूनिट आए और वो पैरेलल होना चाहिए इससे, और इसका नाम हमने क्या बोला है? p वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और इससे पैरेलल है p वेक्टर से। तो देखो जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ना, तो आप लिख दो जिस वेक्टर की आपको तलाश है उसका नाम हम q वेक्टर दे देते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी q वेक्टर। आपको कैसा वेक्टर चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो और पैरेलल हो p वेक्टर से। तो उसका कुछ तो नाम होगा ना, तो हमने कह दिया कि उस वेक्टर का नाम क्या है? q वेक्टर। अब ये q वेक्टर आपको मिलेगा कैसे? जो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है मैग्नीट्यूड 6 पैरेलल टू p वेक्टर। पैरेलल टू p वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मतलब p कैप। तो 6 इंटू पी कैप आप करेंगे तो जिस वेक्टर की आपको तलाश है ना वो वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास तो सिर्फ p वेक्टर है, p कैप पहले फाइंड करो, मल्टीप्लिकेशन करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। p वेक्टर क्या था लिख लेते हैं अपन। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, इस प्रोसेस से वो आ जाएगा। ठीक है, ये कोई माइनस नहीं है, अपने आप आ गया। अब p कैप निकालते हैं। p कैप क्या होता है? p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। आप बोल रहे हो मैम इतना लेंदी क्वेश्चन 2 मार्क्स में? अरे लेंदी नहीं है, समझा रही हूँ, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। ये सब तो अपन ने स्टेप्स किया, आप तो इसे ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद तो बेसिक चीज़ें हैं। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैथ्स में जब भी आप रिटन एग्जाम देते हो ना, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो आपको ना एक एक स्टेप लिखनी चाहिए। इवन आपको वो भी लिखना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अगर आप p कैप फाइंड कर रहे हो तो मन में ही p कैप का फाइंड करके आंसर नहीं लिखना, आप उसका फॉर्मूला भी लिखो कि p कैप क्या होगा? p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। यहाँ पे फॉर्मूलेस के भी मार्क्स होते हैं। ठीक, परफेक्ट स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक एक चीज़ें अपनी कॉपी में लिखेंगे कि आपने क्या स्टेप्स लेके चले हो, कैसे आंसर लेके आए हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p करते हैं अपन। सो p वेक्टर कितना था मेरा? p वेक्टर था मेरा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। सो मैग्नीट्यूड कितना आएगा p वेक्टर का? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट i का कोएफिशिएंट कौन है? 1, सो 1 स्क्वायर। माइनस 2 का कोएफिशिएंट कौन है? -2 का क्या कोएफिशिएंट है? j का कोएफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर +4, तो आप यहाँ लिखेंगे +4। k का कोएफिशिएंट कौन है? 2, सो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आपको कितना मिला? p का मैग्नीट्यूड 9। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो 9 आ गया, अंडर रूट 9 आया, बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब क्या करा आप लोगों ने? फिर मैम p कैप फाइंड किया था। सो p कैप इज इक्वल टू p वेक्टर। p वेक्टर ये है, डिवाइड करना है 3 से, तो सबके नीचे 3 लिख दें अपन। i कैप बाई 3 माइनस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। ओके, ये p कैप आया, लेकिन चाहिए क्या? चाहिए तो q वेक्टर है। q वेक्टर क्या है? फिर से बोलो, q वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और डायरेक्शन बताने के लिए हमें वो पैरेलल वेक्टर गिवन था। ठीक है, तो उस पैरेलल वेक्टर से हमने डायरेक्शन निकाल लिया कैप फॉर्मूला यूज करके। सो q वेक्टर इज इक्वल टू, बाहर है 6 का मल्टीप्लीकेशन और फिर लिखा है p कैप मतलब i कैप बाई 3 माइनस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। सो q वेक्टर इज इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 2i कैप, 3 1 जा 3 2 जा माइनस 4j कैप, 3 1 जा 3 2 जा एंड 2 2 जा 4, दैट इज 4k कैप। और ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यही आंसर आप लोगों का आया है तो फुल मार्क्स आप अपने आप को बिल्कुल दे सकते हो। एक एक स्टेप लिखना है आपको, जो भी फॉर्मूला यूज किया है ना वो फॉर्मूला भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर ये पूरा ऐसे ही सॉल्व किया है, अगर कहीं फॉर्मूला नहीं लिखा तो अपने हाफ मार्क्स काट लो, अदरवाइज पूरे 2 मार्क्स दो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो अभी तक शायद आप लोगों के 4 मार्क्स आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए आप लोग। इफ a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आपके पास 4 है, तो जल्दी से बता दो कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी सबसे पहले क्या करो, आपके पास जो जो चीजें हैं ना उन्हें आप लिख लो। तो आपके पास क्या है, आपके पास है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये आपकी इक्वेशन नंबर स्टार है। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। ठीक है, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो जो चीजें गिवन है ना उसकी हेल्प से ही आप आंसर तक पहुंचोगे, ये बात तो श्योर है। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि a क्रॉस b वेक्टर देख रहे हैं मैम हम, और हम लोग भी जानते हैं कि a क्रॉस b वेक्टर क्या होता है। क्या होता है a क्रॉस b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा एन कैप। और मैम हम लोग ना यहाँ पे a डॉट b वेक्टर भी देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। तो बस इसी की हमें हेल्प लेना है, फिर जाके उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, आप पहुंच ही जाओगे अपने आंसर तक। ठीक है, ओके, तो सारे फॉर्मूलेस जो हम जानते हैं उनका हेल्प लेते हैं अपन। सो आप लिखोगे वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा। मैम एन कैप क्यों नहीं लिख रहे, अरे मैग्नीट्यूड लगाया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या होगा 1, एन कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। ठीक है, सो इसे नहीं, फिर देखो ये जो था ना आपका a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस पे स्क्वायर लगाए, तो हम लोग भी स्क्वायर बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो क्या मिलेगा आपको, a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर लगाया है यहाँ पे तो यहाँ लिखे हर एक टर्म पे स्क्वायर लग जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या ये बातें? ठीक है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दें क्या, चलो नाम दे देते हैं। ये स्क्वायर लगा था ना, तो इसीलिए पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा, फिर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने इन सब पे लगा दिया, दैट्स इट। अभी आपको a डॉट b भी दिख रहा था ना, तो आ जाओ a डॉट b बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है मैम, वहां मैग्नीट्यूड लगाए तो ठीक है, लगा दो मैग्नीट्यूड, क्या फर्क पड़ेगा उससे, लगाओ, क्योंकि ये तो डॉट वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार मॉड लगाने का क्या मतलब है। सो a डॉट b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यही रहेगा, लेकिन मैम इक्वेशन स्टार में तो स्क्वायर भी लगा है, a डॉट b वेक्टर का स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बनाओगे, सो दिस इज स्क्वायर 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 और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन स्टार में। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे कि a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, ये तो लिखो इधर, आप लिखेंगे a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको पकड़ लो, इसकी वैल्यू क्या है, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी समझ जाओगे आप, है ना, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 144। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार, तो फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि ये टर्म ना इन दोनों के पास है, कॉमन ले लो, दोनों के पास है तो कॉमन लोगे आप, क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, कॉमन लिया इन दोनों से, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। प्यारी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है अपनी। तो हमारे पास क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सही बात है। और क्वेश्चन में गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, ये 4 है, स्क्वायर लगाओ तो 16। तो आपको यहां से क्या मिला? 16 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज 144। डिवीजन में ले जाओ आप लोग। तो डिवीजन में जब आप लेके गए तो आपको कितना मिलेगा? आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, देखो 16 गया नीचे, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है ना? सो 144/16 कैंसिल आउट करो आप, इसको क्या मिलेगा? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसके बाद क्या? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 2 6 जा 12, 4 1 जा 4 9 जा। इसका मतलब आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 9 मिल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आया? 3 आया। तो अगर आपका आंसर ये आ गया था तो आप अपने आप को फुल मार्क्स दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। जो चीजें आपको गिवन है ना, बस उनके फॉर्मुलेज आप लगाते जाया करो, आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो अगर आपने कहीं गलती की है तो, और अगर आंसर 3 आ गया है तो इसमें भी आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। ओके, चलो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी वेक्टर 12 है, तो आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ दिस बताना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, आपको ये बताना है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताना है तो बता देंगे, कोई दिक्कत की बात है क्या? देखो, सबसे पहले जो बताना है ना, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो उसका फॉर्मूला लगाओ। वी नो दैट, आप लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर ये होता है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एन कैप नहीं आएगा क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये है और साइन थीटा की वैल्यू है तो हम इनको आंसर दे देंगे। लेकिन समस्या क्या आ गई कि ये तो है, ये भी है, लेकिन साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा कैसे निकालें? तो साइन थीटा तक पहुंचने के लिए ना, इन लोगों ने आपको ये दे रखा है, राइट? आपके पास क्या है? वी हैव, आप लोगों के पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। और हम लोग भी जानते हैं ना कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है। क्या जानते हो आप? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 12 है तो 12 लिख दिया। यहाँ क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने ए डॉट बी वेक्टर की जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को रखा है। क्या फॉर्मूला होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और बराबर में है 12 तो 12 लिख दिया। यहाँ से आप लोग ना कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आ जाओ जरा कॉस थीटा की वैल्यू निकालें अपन। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 12। इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और इसकी कितनी है? 2। यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो 10 × 2। ठीक है, कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 6 जा, तो 6/10, और कैंसिल आउट करो 2 3 जा और 2 5 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कॉस थीटा आपके पास कितना आ गया? कॉस थीटा आ गया आपके पास 3/5। सही बात है, 2 1 जा 2 6 जा, 2 3 जा 2 5 जा 10। ठीक है, ओके। अब कॉस थीटा 3/5 है और हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसमें समस्या क्या थी? ये है, बस साइन थीटा नहीं था, साइन थीटा चाहिए था। डॉट प्रोडक्ट से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। तो क्या हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है। अगर हमारे पास कॉस थीटा 3/5 है तो क्या मैं साइन थीटा नहीं निकाल सकती? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं अपन। तो आप कहोगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। मैम ये जादू कैसे हुआ? अरे कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। तो अगर हम देखो H तो हमारे पास है, अगर हमें P मिल जाएगा तो साइन थीटा मिल जाएगा, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है।
एक बार बता देती हूँ कैसे आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी थी आपके पास 5 मतलब 25, ठीक। बेस का स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पे -9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16, तो √16 आपको मिलेगा p, क्योंकि लेंथ है नेगेटिव नहीं होगी, तो p कितना आ रहा है 4। और साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p है 4, h है 5, तो 4/5। लो आपका साइन थीटा आ गया। 10th क्लास ने आपकी हेल्प कर दी। सो 10th क्लास एक ऐसी क्लास है, इसका मैथ्स बहुत प्यारा होता है और कहीं ना 11th 12th में उसका यूज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया है, यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करो, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा। आ जाओ। सो मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। हमारे पास सब कुछ है। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 10, यहाँ पे 10, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, साइन थीटा 4/5 आया, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16 आंसर आ रहा है a क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना था 16, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 यानी कि 16। ओके, सो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को भी आसानी से बन गया था, ठीक है। चलो, अगर बन गया था तो उसका स्क्रीनशॉट लो। आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है ना, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने वो बुक अभी तक नहीं पढ़ी है ना तो उसको पढ़ लो। उसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बन गया। 2 मार्क्स अपने आप को दे दो और फिर चलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मैम साइन थीटा की वैल्यू क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कॉस थीटा आ गया था ना आपके पास, तो साइन थीटा कैसे निकाल लेते हैं? √1 - cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या प्लस माइनस √that, तो कॉस थीटा आपको मिल जाता। लेकिन जो भी आपको इजी लगे ना, जैसा भी मेथड आपको पसंद आता है आप उस मेथड से यूज करो और अपने आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सी, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और वो बराबर है 1 से। तो आप यहां लिख लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है 1 से। और भी हमें कुछ गिवन है, हमें ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये सब कुछ आपके हाथ में है। क्या चाहिए आपको? उसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, किसकी वैल्यू चाहिए? लिख लो, आपको चाहिए यहाँ पे 3a वेक्टर -4b वेक्टर, दोनों के बीच में लगा है डॉट। वेक्टर अलजेब्रा में डॉट एंड क्रॉस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। क्या लिखा है? 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हो ना? जानते हैं अपन लोग डॉट प्रोडक्ट लेना। पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम बिल्कुल इनको बताएंगे। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हम एक एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। आ जाओ जरा, पहुंचते हैं वहां पे। तो सबसे पहले आप 3a वेक्टर को पकड़ो, इसका डॉट इससे भी ले लो, इससे भी ले लो, तो कितना मिलेगा 3 × 2, स्केलर का तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6। a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये बताओ मुझे क्या होगा? क्या पूछ रही हूं मैं आपसे? a वेक्टर डॉट a वेक्टर। बहुत बार मैंने आपको बताया है वेक्टर अलजेब्रा में कि सबसे ज्यादा इस ही प्रॉपर्टी का यूज आप देखेंगे। सो a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। मैम ये कैसे हो गया? अरे देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की कहानी क्या होती है? अगर आप किसी भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये दूसरा वाला मैग्नीट्यूड ऑफ a, और इनके बीच में एंगल लिया जाता है cos थीटा। अब 2 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो जरा ये बताओ कि इनके बीच में एंगल क्या होगा? a वेक्टर और a वेक्टर दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। तो cos थीटा की जगह पे आप लिखेंगे cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1। तो ये तो चला गया यहाँ से,
क्या बचा आपके पास? आपके पास बचता है सिर्फ ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और बताओ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है क्या? सोचो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल होता है। a डॉट बी वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर देता है। ठीक है, तो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। सो 3 2 6, a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या लिख सकती हूं मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, अभी फिर से इसी को ही पकड़ो आप। सो 3 5 स्केलर का तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहां मिलता है आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अभी सिर्फ हमने इसको पकड़ा था, इसका डॉट इन दोनों से लिया। अब हम पकड़ेंगे -4b वेक्टर को और इसका डॉट इन दोनों से ले लेंगे। सो कितना आपके हाथ में आएगा? 4 2 8। ठीक है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब आपको पता चला मैंने क्यों पूछा था डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब इसका डॉट इससे ले लो आप। सो -4 इंटू 5, 4 5 20, -4 इंटू 5 कितना होगा? 20। फिर b वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना? चिल्ला के बोलो। b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर जाएगा। सो हम यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो वी नो दैट। ठीक है, इधर पे आ जाओ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर से। आप जितना जानते हो ना किसी भी टॉपिक के बारे में, जब आप किसी रिजल्ट का यूज करते हो ना अपने आंसर में बिल्कुल लिखा करो। ठीक है, सो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ 6a वेक्टर का स्क्वायर, इसको यहाँ लेके आ जाऊँ, -20 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। ओके, इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 15a डॉट बी माइनस 8a डॉट बी। यहाँ पे किसी को परेशानी? b डॉट a को हमने a डॉट b लिखा। फिर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों 1 है, स्क्वायर लगाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपके पास क्या आया? 6 - 20, 15 में से 8 गया तो कितना आएगा? 7। तो आपको मिलता है यहाँ पे 7a डॉट b। ओके, और 6 - 20 -14, तो यहाँ लिखा आपने क्या? -14। ये किसकी वैल्यू आई है? ये इसकी वैल्यू आई है जो आपको फाइंड करना था। तो क्या मैम आंसर आ गया है क्या? अरे नहीं, अभी ये a डॉट b को भी तो गायब करना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? अब इसको कैसे गायब किया जाए जरा आप तब तक ये सोचो, मैं अपने आंसर को कंप्लीट करती हूँ। ठीक, सो दिस इज 3a वेक्टर -4b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये मुझे इसके बराबर मिला। क्वेश्चन वालों ने कहा था हमसे बस कि आप ना में इसकी वैल्यू बता दो। हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। डॉट था, हमने डॉट ले लिया, काफ़ी हद तक सॉल्व किया और जाके हम यहाँ अटक गए। आंसर तो आ जाता, देखो क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का एक स्केलर होता है। इस a डॉट b का क्या करें? इसको भी तो गायब करना पड़ेगा। हमारे पास रिजल्ट कितना आया? -14 + 7a डॉट b। a डॉट b कैसे गायब कर सकते हैं? अब इसका प्लान बनाओ आप। मैम एक और कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन देखो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू √3। इसके हेल्प से ही ना हमको a डॉट b मिलेगा और फिर हम यहाँ रखेंगे और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, तब तक मैं इसको इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं। अब जो आपको दूसरी कंडीशन गिवन है ना, इस पे फोकस करते हैं, इससे बातें करते हैं और इससे a डॉट b वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आपके हाथ में है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर और इसकी वैल्यू इनने हमें दे रखी है √3। चेक करो जल्दी से, पहले एक बार चेक करो। हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इस पैटर्न के क्वेश्चन ना अभी आपको टेस्ट पेपर में आगे भी बहुत मिले होंगे। तो जब भी कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो आप, तो ये क्या होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना? 3 होता है। और वेक्टर अलजेब्रा में अगर कभी भी आप ऐसा देखो ना कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लगा है, तो उसे तो हम डेफिनेटली कैसे ब्रेक करते हैं? उसे हम डेफिनेटली a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से ब्रेक करते हैं और फिर आंसर 3 लिखा है यहाँ पे। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने पीछे यूज की थी। कौन सी प्रॉपर्टी? अरे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके हाथ में ना ऐसा कुछ रिजल्ट आता है। हमारे हाथ में ऐसा रिजल्ट था तो हम समझ गए दो सेम वेक्टर का डॉट रहा होगा। वेक्टर क्या है? जो इस मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा है। ठीक, अब क्या करना है मैम? अब ले लो डॉट जरा यहाँ पे, ठीक है, डॉट ले लो आप लोग। सो क्या किया होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चिल्ला के बोलो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो, ए डॉट बी वेक्टर, ओके। फिर प्लस, अब बी वेक्टर को पकड़ो, इसका डॉट इन दोनों से ले लो। सो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो ही आएगा और क्या आएगा इसमें, ठीक है। फिर इसको पकड़ो, इसका डॉट इससे ले लो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? सब ठीक था? ओके। अच्छा फिर से सुनो बात, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो गायब करो जल्दी से, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब आपको मिला 2। सो आप लिखेंगे 2 प्लस, और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये डॉट विजिबल है कि नहीं? आप अपने कॉपी में भी जब बनाओ ना तो अच्छे से बनाना, डॉट दिखना चाहिए, ठीक है। सो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, मतलब मैं b डॉट a को a डॉट b लिख सकती हूँ। फिर मैं जानती हूँ a डॉट b प्लस a डॉट b क्या रहा होगा? 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि 3। अरे यानी कि 3 नहीं, वो तो गिवन था। 2 को नहीं, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो आप लोग। सो आपको क्या मिलेगा? 2 कॉमन लिया, हमें मिला 1 प्लस a डॉट b इज इक्वल टू 3। 2 को नीचे ले जाओ तो आपके हाथ में क्या आया? 1 प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 3/2, ओके। 1 को वहां ले जाओ, सो a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। अब ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो कितना आ रहा है? 3 में से 2 गया 1, हाफ, ठीक है। 3 माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। सो a डॉट b की वैल्यू आ गई, बस आंसर भी आ गया। यहाँ पे रख दो a डॉट b की वैल्यू और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो आ जाओ, इसे भी कॉपी कर ही लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग कहाँ रुके थे इस क्वेश्चन पे? 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, इसका डॉट हमें फाइंड करना था 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर से। लिखो यहाँ पे 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर से, और हमें कितना मिला? चेक करो, इसको हटा दो यहाँ पे, यहाँ लिख देना पुट इन स्टार। कितना मिला था? -14 प्लस 7a डॉट b, तो 7/2, ठीक है। तो -28 प्लस 7 होगा ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -28 प्लस 7/2, एलसीएम ले लिया तो -21/2, क्योंकि 8 में से 7 गया 1। तो कुल मिला के आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज -21/2। किसका आंसर? जो इन्हें हमसे फाइंड करवाया था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है अच्छे से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एक बार यहाँ लिख देती हूँ, -21/2। ठीक, देखो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना तो मात्र 3 या 4 मिनट लिए होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं समझाती जा रही हूँ ना, इसलिए समय जा रहा है। आई होप आंसर आ गया है, और अगर किसी का कहीं पे कुछ गलती थी तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और एक और बात, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करो पेपर में उसे मेंशन ज़रूर कर देना, ठीक। एक कॉपी आपकी ना अच्छी लगती है इससे, और फिर मार्क्स भी नहीं कटते हैं। सो -21/2 इज़ द आंसर। आई होप कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके साथ ना आपका सेक्शन ए खत्म हो गया है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क्स के थे, तो अभी तक आप लोगों के 10 मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन पे, आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो चुका है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सो एक कंडीशन गिवन है आपके हाथ में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है? 0 है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। ऐसे ही आपके हाथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। आपको फाइंड करना था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए एंड बी के बीच में क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो ठीक है, सोचते हैं क्या कर सकते हैं अपन। ओके, तो एक बात सुनो, ये क्या गिवन है आपको? कंडीशन।
कंडीशन कैसी गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है ना वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद हमें ए बी सी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल चाहिए ए एंड बी के बीच में। मतलब अगर हमें ए एंड बी के बीच में एंगल चाहिए तो 100% कहीं ना डॉट प्रोडक्ट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ मिलेगा आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ऐसा मिलेगा, तभी तो आप ए एंड बी के एंगल तक पहुंच पाओगे। तो ये सब कैसे मिलेगा आपको, क्या किया था आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, मैम सी वेक्टर को ना 0 के इस साइड ले जाओ, और फिर जब भी ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने हमें बताया था कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया करो, फिर उनका स्क्वायर बना दिया करो, फिर डॉट प्रोडक्ट में पहुंच जाया करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप की कंडीशन नजर आ जाए, प्लस में 2 वेक्टर्स आपके एडिशन में हैं, फिर इज इक्वल टू में कुछ लिखा है, या 3 वेक्टर एडिशन में है इज इक्वल टू में कुछ लिखा है, तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने का और फिर इसका स्क्वायर करने का। यहाँ पे हमने क्या किया, सी वेक्टर को यहाँ सेंड किया क्योंकि हमें ए एंड बी के बीच में एंगल चाहिए था, ठीक है। तो सी वेक्टर को चलो आ जाओ 0 के इस साइड सेंड करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ओके, दोनों तरफ मॉड ले लो। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, आपका मैग्नीट्यूड या मॉड के अंदर है। तो जब ये नेगेटिव साइन तो अब यहाँ पे किसी काम का है नहीं, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, इसको हटाओ, नेगेटिव तो गया, आपके पास इतना बचा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो कुछ इस टाइप का आपको मिला हो। इसके बाद देखो यहाँ पे ना सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, कितना है 7 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना 49, तो इसको तो हटा के मैं 49 लिख सकती हूँ। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। सी वेक्टर आपके हाथ में था, उसका स्क्वायर करोगे मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब ये बहुत ही जानी मानी प्रॉपर्टी है, क्या करते हैं हम इसमें, बताओ जल्दी से आप। 2 वेक्टर्स अगर सेम टू सेम होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो हमें कुछ इस टाइप का आउटकम देता है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 49 है, तो इस स्क्वायर को हम कैसे तोड़ेंगे, डॉट में तोड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 49, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई थी, ये क्लियर हुआ। क्या किया, वही प्रॉपर्टी, 2 सेम टू सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर देता है। आप इस प्रॉपर्टी को लिख भी देना, ठीक। चलो अब ये 2 वेक्टर्स का डॉट है, आप जानते हो इसे कैसे ओपन करते हैं, इसको पकड़ो, इसका डॉट इन दोनों से ले लो, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां लिख दो, ओके, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब बी वाले को पकड़ो, उसका डॉट दोनों से ले लो, ठीक, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 सेम टू सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, ये आपको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 49, वो गिवन है, ठीक है, 49 तो गिवन है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है क्या, हाँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस इसे रिवर्स करके लिख सकती हूँ बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो मुझे मिला होगा 2 ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 एंड दिस इज इक्वल टू 49, ठीक है सब कुछ। अब क्या करें, 9 + 25 कर दो, तो 9 + 25, एक काम करो ना आप, सुनो, ये क्या है 9 + 25 मतलब 5 + 9 कितना 14, 34, 2a डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू 49, ठीक है। इसको उठा के वहाँ ले जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन में तो कॉमन ले लिया था मैंने, इसको उठा के वहाँ ले जाओ, तो क्या मिला होगा आपको 2a डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस 34, कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिखो, 9 में से 4 गया इस 5, 4 में से 3 गया इस 1, 15। तो आप लोगों को यहाँ पे
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 15/2 मिल रही है। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? हमें तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा चाहिए, एंगल चाहिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? रिकॉल तो कराओ मुझे। ए डॉट बी वेक्टर का, देखो आपके हाथ में ना ये रिजल्ट आया है, बोलो आया है क्या? बिल्कुल आया है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, उसका फॉर्मूला लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का 5 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 15, ये रहा कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है? हाफ। अब बताओ थीटा कितना होगा? कॉस के टेबल में हाफ कब आता है? 60 पे, 60 मतलब π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3 आ गई। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है क्या? हमने क्या क्या कर दिया इस क्वेश्चन में? तो अगर आपने पूरा इन स्टेप्स को फॉलो किया है, आप आंसर π/3 या 60 पे पहुंच गए हो, तो अपने आपको 3 मार्क्स दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन वाले क्वेश्चंस अगर आप समझ गए ना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही, इस टाइप की कंडीशंस पे आप एक क्वेश्चन तो देखोगे ही अपने पेपर पे। ठीक है, सो हमने सी को वहाँ शिफ्ट किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, उसका स्क्वायर लिया, इसकी वैल्यू तो गिवन थी, सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पे अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है तो उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, राइट? फॉर्मूला लगाया, ए डॉट बी तक पहुंचे, फिर ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो। ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, आप अपने कॉस थीटा पे पहुंच गए। सो अगर ये सारी स्टेप्स क्लियर है, पूरा आंसर ठीक है, तो 3 मार्क्स दो, और फिर मेरे साथ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस इज 5√3 स्क्वायर यूनिट। आपके पास 2 डायगोनल्स गिवन है, आपको बताना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया 5√3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो सबसे पहले काम करो, इनको नाम दे दो। D1 डायगोनल क्या है मेरी? D1 डायगोनल है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये आपकी D1 डायगोनल है। तो D1 वेक्टर बना लिया। ऐसे ही दूसरे वाले डायगोनल को नाम D2 वेक्टर दे दो। कितनी लिखी है वो? ये लिखा है आपके पास i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, आपके पास D1 डायगोनल हो गई, D2 डायगोनल हो गई। अब हमें इस पैरेललोग्राम का ना एरिया बताना है, डायगोनल्स हमारे पास है। तो मैम कोई फॉर्मूला होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है फॉर्मूला, सुनो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जब आपके हाथ में डायगोनल हो ना, तो फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का? 2 एडजेसेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, याद है? ठीक है, लेकिन जब डायगोनल्स गिवन होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आप लोगों को पता था सो वेरी गुड, और नहीं पता था तो अभी इस फॉर्मूले को याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है? हाफ मैग्नीट्यूड D1 क्रॉस D2 वेक्टर। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे D1 क्रॉस D2। सो D1 क्रॉस D2, अब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से। तो आप यहाँ लिखेंगे i कैप j कैप एंड दिस इज योर k कैप। ठीक है, सो D1 में i j k के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 3 1 -2। D2 में i j k के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 -3 4। सब ठीक है, सॉल्व कर दो अब, राइट? इसको हटाओ। सो D1 क्रॉस D2 वेक्टर कितना आएगा? सबसे पहले i कैप लिखो, आप यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, i कैप वाले को हाइड करो, मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 4 4, बीच में लगता है माइनस, -3 इंटू -2 माइनस प्लस 6, यानी कि ये बन जाएगा आपका -6। ये बात क्लियर हुई क्या? क्या किया आपने? इसको हाइड किया। 1 इंटू 4 इज 4, बीच में आता है माइनस, -3 इंटू -2 प्लस 6, सो 4 6। ओके, फिर यहाँ पे दिस इज माइनस j कैप, इसको प्लीज आप j समझे, फिर इसको और इसे हाइड करो। 3 4 जा कितना? 12, सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 इंटू -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब आ जाओ k कैप पे। सो k कैप पे आओगे तो इसको हाइड करो। 3 इंटू -3 -9, फिर बीच में आएगा माइनस, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो आप लोगों के पास D1
क्रॉस D2 वेक्टर कितना आ रहा है, -2i कैप, ओके। फिर -14j कैप, -10k कैप, सब ठीक है। तो क्या क्या आया आपके पास, -2i कैप, -14j कैप, -10k कैप, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। D1 क्रॉस D2 आपने निकाल लिया, लेकिन हमको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम में इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आ जाओ पहले इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 वेक्टर कितना होगा, कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, i j k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो -2 का स्क्वायर 4, -14 का स्क्वायर 196, -10 का स्क्वायर 100, तो कितना आया 300। सो ये आ रहा है √300। अब ये √300 कहाँ अच्छा लग रहा है, जल्दी से 300 के फैक्टर्स निकालो और बता दो D1 क्रॉस D2 कितना आ रहा है। सो 300 के फैक्टर्स निकालो आप, तो 2 15 जा 0, 2 7 जा 2 5 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसमें से 1 2 बाहर, 1 5 बाहर, 5 2 जा 10, 10 √3। तो आपके पास आया इसकी वैल्यू कितनी, 10 √3। सो D1 क्रॉस D2 ये आ रहा है 10 √3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो एक बार। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वेक्टर्स में जब डायगोनल्स गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है, लिखो, याद नहीं है तो याद करो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। सो हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना आया, 10 √3 आया। कैंसिल आउट करो तो आंसर आ रहा है 5 √3। और बिल्कुल स्क्वायर यूनिट्स तो लिख ही देना क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो 5 √3 स्क्वायर यूनिट्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्या किसी को कोई भी दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन में, मैम फॉर्मूले में आई थी दिक्कत, तो ठीक है उसे याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 डन है, इजीली इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो आप, लेट A वेक्टर इज दिस, B वेक्टर इज दिस एंड C वेक्टर आपके सामने है। आप फाइंड करेंगे एक वेक्टर D को विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड B वेक्टर एंड D डॉट A इज इक्वल टू 21। अब मैंने D डॉट A बोला है तो समझ जाना ऊपर वेक्टर का साइन है ना। सो D डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 21। ये चीज़ें आपके हाथ में है और आपको D वेक्टर बताना है। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके NCERT के मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आपके लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो आप सबसे बनना ही चाहिए। तो आ जाओ जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर D चाहिए मैम विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड B वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर D ये लोग हमसे चाहते हैं जो C वेक्टर से भी परपेंडिकुलर हो और B वेक्टर से भी परपेंडिकुलर हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो C से भी परपेंडिकुलर है, B से भी परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की कहानी याद है। सपोज करो, एक रफ डायग्राम मैं बनाती हूँ। सपोज करो आप कि दिस इज माई C वेक्टर, ये मेरा B वेक्टर है, ओके। मान लो ये C है, ये B है। तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस करती, ठीक है, जब मैं इन दोनों का क्रॉस कर देती यहाँ पे, ठीक है, C एंड B का सपोज, तो मुझे क्या मिलता, यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर मिलता जो इससे भी और इससे भी दोनों से परपेंडिकुलर होता था और उसको हम लोग क्या कह देते थे, N वेक्टर। ये कोई आपका N वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है C से भी B से भी। और ये कैसे मिलता था आपको, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, हाँ या ना। जब आप C एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब आप एक ऐसा वेक्टर देखेंगे जो दोनों से कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये बात तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जानी चाहिए थी कि ये हमसे चाह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर है, C से भी B से भी। तो 100% मैम क्रॉस प्रोडक्ट तो हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसा समझ के सॉल्व किया कि मैम D वेक्टर इज इक्वल टू माई C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो थोड़ा समस्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? अरे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड D वेक्टर जो C से भी परपेंडिकुलर है, B से भी परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली क्रॉस तो करोगे। लेकिन यहाँ पे
क्या गारंटी है कि अगर ये C था, ये B था, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यही आपका D वेक्टर होगा? क्या गारंटी है? इतनी ही इसकी लेंथ होगी, इसी डायरेक्शन में वो होगा? कह नहीं सकते अपन, राइट? वो तो कहीं भी हो सकता है। डेफिनेटली C क्रॉस B वेक्टर आपका यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन ये D वेक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये वेरी कर सकता है। तो आप यहाँ पे आपका जो D वेक्टर होगा ना, वो बेसिकली पैरेलल होगा C क्रॉस B से। वो यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। सो आप ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि D वेक्टर इज इक्वल टू C क्रॉस B वेक्टर। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे कि D वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है? क्योंकि अगर आपने नॉर्मली ऐसा लिख दिया कि D वेक्टर इज इक्वल टू C क्रॉस B वेक्टर, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी, ओके? आप उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन, उसकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपको एक स्केलर लैम्डा लेना पड़ेगा, राइट? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो अगर ऐसे किया है इस क्वेश्चन को तो ठीक है, और स्टार्टिंग में ही अगर D वेक्टर इज इक्वल टू C क्रॉस B वेक्टर ले लिया है तो गलत हो जाएगा, ओके? चलो अब क्या करें? C क्रॉस B हम फाइंड कर सकते हैं, तो आ जाओ ज़रा एक बार C क्रॉस B वेक्टर फाइंड करते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको फाइंड करना होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाइए, दिस इज I कैप, ये रहा J कैप और ये रहा आपका K कैप, ठीक है? सबसे पहले C वेक्टर है, तो C वेक्टर में I J K के क्या कोएफिशिएंट्स हैं? 3, 1, -1। फिर लिखा है B वेक्टर, B वेक्टर में I J K के क्या कोएफिशिएंट्स हैं? 1, -4, 5, ठीक है? तो C क्रॉस B वेक्टर अब फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट आपके हाथ में निकालना। I कैप यहाँ लिखा, पहली रो पहले कॉलम को हाइड करो, 1 इंटू 5, 5, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, -4 इंटू -1 इज +4, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है? फिर यहाँ बनाओ J कैप, ओके, -J कैप, इसको हाइड करो, 3 5 15, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 इंटू -1 इज -1, ये बन जाएगा +1, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे K कैप। K कैप के टाइम पे आप पहली रो और लास्ट कॉलम को करेंगे हाइड, 3 इंटू -4 क्या होता है? -12, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक? तो आप लोगों के हाथ में C क्रॉस B वेक्टर कितना आया? C क्रॉस B वेक्टर आ रहा है कितना? दिस इज I कैप, 5 में से 4 गया इज 1, यहाँ पे 16, तो -16 J कैप, ओके, और ये क्या है? -13 K कैप। तो ये आपके पास आया C क्रॉस B वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें तो D वेक्टर चाहिए था। D वेक्टर क्या था? लैम्डा टाइम्स ऑफ C क्रॉस B वेक्टर, नो प्रॉब्लम। तो D वेक्टर क्या आएगा मेरा? लैम्डा टाइम्स ऑफ C क्रॉस B वेक्टर, और C क्रॉस B वेक्टर क्या है उसे कॉपी करो आप लोग। सो दिस इज माई I कैप -16 J कैप -13 K कैप, सब इंटू कर दो लैम्डा का सब में, तो लैम्डा I कैप 16 लैम्डा J कैप -13 लैम्डा K कैप, ठीक है? ये आपका D वेक्टर आ गया। लेकिन कुछ अच्छा आंसर आया नहीं, लैम्डा को गायब करना है। तो लैम्डा को गायब करने के लिए ना हमारे पास एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन आपसे क्या कह रही है कि D डॉट A वेक्टर, D का डॉट जब हम A वेक्टर से लेते हैं तब हमारे हाथ में 21 आता है। D वेक्टर हमने फाइंड किया, कितना है? लैम्डा I कैप, आप लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा I कैप -16 लैम्डा J कैप, फिर -13 लैम्डा K कैप, ठीक है? ये आपका D वेक्टर है, एक बार चेक कर लो आप लोग, लैम्डा I कैप -16 लैम्डा J कैप -13 लैम्डा K कैप। इसका डॉट लेना है A से, और A वेक्टर है आपका 4I कैप प्लस 5J कैप माइनस क्या लिखा है? K कैप, ठीक है? इसका डॉट इससे लेंगे आप लोग, और इज इक्वल टू में गिवन है हमको 21। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, I डॉट I 1, I डॉट J 0, मतलब सेम वालों का डॉट लेंगे तो 1 मिलेगा, और स्केलर्स का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है? ये क्या होगा? 5 6 30, 5 5 6 7 8, सो -80 लैम्डा, सही है ना? अब माइनस माइनस प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 21। जितने भी लैम्डा वाले हैं उन्हें ऐड कर लो आप, तो कितना आ जाएगा? ये 13 + 4 17
और 80 में से कर दो 17 को माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 7, 7 में से गया 6, 10 में से 7 गया 3, यानी कि आपके हाथ में आ रहा है -63 लैम्डा। सो -63 लैम्डा इज इक्वल टू 21, तो लैम्डा कितना आ रहा है -21/63, ठीक है। और ये चला जाएगा 21 1 जा 21 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आई। अब जाके आपको इस लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, तो आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। तो डी वेक्टर क्या था, चलो आ जाओ, आप लोगों का जो डी वेक्टर था दैट वाज इक्वल टू, लिखो जरा उसको, कितना था, यहाँ पे आ जाओ, डी वेक्टर वाज बराबर टू लैम्डा आई कैप माइनस 16 लैम्डा जे कैप माइनस 13 लैम्डा के कैप, ठीक है। लैम्डा कितना आया -1/3, रख दो। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू -1/3 आई कैप, ठीक, प्लस 16/3 जे कैप प्लस 13/3 के कैप, और ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही थी, आपको ये समझना था। क्वेश्चन ने कहा था कि डी एक ऐसा वेक्टर है जो सी एंड बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है। कोई एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या किया होगा, डेफिनेटली सी एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया होगा। और जब आप सी एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते तब आपको क्या मिल जाता है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब सी क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन क्या गारंटी है कि डी वेक्टर ही आपका सी क्रॉस बी होगा, क्योंकि उसकी लेंथ, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लैम्डा लगा देंगे, ओके। तो सी क्रॉस बी वो वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर है, उससे आपका डी वेक्टर कैसा होगा, पैरेलल होगा, इसीलिए यहाँ पे लैम्डा लगाया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ आप। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, then the value of a dot b vector plus b dot c vector plus c dot a vector is। तो देखो, सबसे पहले इन्हें हमें क्या बोला है कि आपकी ये जो a b c वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है। अब अगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 होंगे ना। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज 1, magnitude of b vector is also 1 and magnitude of c vector भी 1 है। हमें और एक कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन क्या है, we also have कि a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, ठीक है। इतना आपके हाथ में है, आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे आप, मैम जब भी कंडीशन आ जाती है दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, और फिर वही महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर से, बस आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है, एक बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, चलो आ जाओ, दोनों तरफ क्या कर लो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, ये आपको 0 मिल गया, फिर क्या कर देंगे आप, स्क्वायरिंग कर देंगे। सो यहाँ मिलेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो स्क्वायर है उसके मैग्नीट्यूड का, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट में। तो आप लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट, और यहाँ लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा ना। अब इनका डॉट ले लो आप, आ जाओ। सबसे पहले a को पकड़ो, a का डॉट तीनों से लो, तो आपको क्या मिलेगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। a का काम खत्म, अब b वेक्टर को पकड़ो और b वेक्टर का डॉट तीनों से ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर
प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब आप लोग सी वेक्टर को पकड़ लेंगे और सी वेक्टर का डॉट इन तीनों से ले लेंगे, तो क्या आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से प्लस सी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर से, और दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ऐसे ही आपके पास सी डॉट सी वेक्टर है और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कैसी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। मैं बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकती हूँ, और 2 बार ए डॉट बी वेक्टर है तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा 2 ए डॉट बी वेक्टर। और इसी तरीके से आप लोग क्या देखेंगे, बी डॉट सी, एक आपके पास बी डॉट सी है और एक आपके पास सी डॉट बी है। अगेन डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर चाहिए, तो देखो ए डॉट सी एंड सी डॉट ए कम्यूटेटिव, तो मुझे क्या चाहिए, सी डॉट ए, तो इसको उल्टा कर सकती हूँ, तो सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए वेक्टर, सब कुछ हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों तो आपके स्क्वायर हो गए और इन सब से हमने ये बना लिया, ए डॉट बी डॉट ए डॉट सी का भी आपको मिल गया था एंड आपको बी डॉट सी का भी मिल गया, सब ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कैसे थे, यूनिट वेक्टर थे, तो इनका मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना मिला आपको 3, ऐड कर लोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इन तीनों के पास क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहाँ बचता है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। 3 को ले जाओ वहाँ पे तो क्या आएगा, और 2 को ले जाओ डिवीजन में, तो फाइनल आंसर आ रहा है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, सुनो 3 को ले गए वहाँ -3, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में ले आओ तो -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्या कोई भी परेशानी हुई, क्या क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इजी था। ठीक, कंडीशन वाले क्वेश्चन आई होप अब आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कहीं गलती की है तो, और अगर बिल्कुल ठीक किया है तो अपने आप को 3 मार्क्स दो। आंसर आया है -3/2। ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन लोग, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके पास 3 वेक्टर थे और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा जो कंडीशंस गिवन है ना उसे लिख लिया करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इनने कि प्रोजेक्शन ऑफ, आगे बोला है इफ मतलब है गिवन, सो इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अगर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है तो ये जो लाइन इनने आपको इस तरीके से लिख के दिया है उसे आप मैथ्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, मतलब फॉर्मूला के फॉर्मेट में। तो इनने क्या बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बताओ, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक है, फिर इन्हें बोला इज इक्वल टू, तो बना दो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, सो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो आप लिखेंगे सी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक, बस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाया। फिर आप जानते हो ये ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, लिख दो यहाँ पे, सो बी वेक्टर डॉट ए कैप मतलब क्या, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे आप सी वेक्टर डॉट ए कैप को लिख सकते हैं हम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई किया ना तो आपको क्या मिला, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर आगे एक और कंडीशन गिवन है, क्या कि बी वेक्टर सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो यहाँ पे इस कंडीशन को मैं लिख सकती हूँ कि बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, और ये सारी चीजें मुझे गिवन है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। अब फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है ये, चलो इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमें फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। चेक करो एक बार, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ये चाहिए, कैसे मिलेगा? क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। एक काम करो, स्क्वायरिंग लगा दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आप जानते हो कोई भी वेक्टर का अगर स्क्वायर लगा है मैग्नीट्यूड पे तो उसे हम एज अ डॉट प्रोडक्ट ब्रेक कर सकते हैं, वो ही अपनी महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट, लिखो जरा, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ओके, अब इसके डॉट प्रोडक्ट को जरा ले लो आप, इसे पकड़ो, इसका डॉट तीनों से ले लो, फिर इसे लो, तीनों से डॉट, इसको लो, तीनों से डॉट। ठीक है, आ जाओ। सो स्केलर्स का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी है, इसी वीडियो में बहुत बार हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसको और इसको ले लो, तो 3 2 ज़ा 6, आगे लगा है माइनस तो लगा दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सब ठीक। अब ए वेक्टर को ही पकड़ो, सी वाले से डॉट ले लो, सो 3 2 ज़ा 6, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहां तक किसी को तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना है आपको? अब आपको इसे पकड़ना है और इसका डॉट इन तीनों से लेना है। ठीक है, आ जाओ फिर। सो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन 6 बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, आगे आ जाओ, -2 प्लस 4 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, -2 प्लस 2, जीरो मत कर देना, डॉट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4, और फिर लिखा है बी डॉट सी वेक्टर, तो लिख दो आप भी बी डॉट सी वेक्टर। ठीक है, बी का भी काम खत्म, अब सी को पकड़ लो, तो 2c डॉट 3a कितना हो जाएगा? 6c डॉट a वेक्टर। ओके, अब इसका डॉट इससे लो, तो -4c डॉट b वेक्टर। ओके, फिर 2 2 ज़ा 4 c वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट्स इट। राइट, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है इसकी, जिसे हमें फाइंड करना था। नहीं मैम, हमें स्क्वायर वाला तो फाइंड करना ही नहीं था, आप ही कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्वायर को हटा देना, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, राइट। अब क्या करें? कुछ गिवन था ना आपको, क्या क्या गिवन था? ये कंडीशंस गिवन थी। सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 और सी का मैग्नीट्यूड 3 है। चलो लेके चलते हैं इनको और सब्स्टिट्यूट करते चलते हैं। सो यहाँ मिलेगा 9। ठीक है, फिर एक बात सुनो, क्या लिखा है यहाँ पे? बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, बी डॉट ए किसके बराबर है? सी डॉट ए के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनते चलना, बी डॉट ए बोलूँ या ए डॉट बी बोलूँ, एक ही बात है। किसके बराबर थी वो? सी डॉट ए के। सी डॉट ए को मैं ए डॉट सी बोल सकती हूँ, हाँ, तो ये दोनों तो सेम टू सेम है, ये तो इसके बराबर है, तो इस ए डॉट बी की जगह पे मैं ए डॉट सी लिख सकती हूँ ना, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, फिर से सुनो, बी डॉट ए और ये रहा आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है। कहाँ है ये? किससे किया? इससे किया, हाँ, पॉजिटिव ही है ये। तो आप क्या देख रहे हो फिर से कि बी डॉट ए बराबर था सी डॉट ए के, तो -6 है, +6 है, ये भी चला गया, ये भी गए। ठीक, फिर क्या बचा आपके पास? सी डॉट बी एंड बी डॉट सी। यहाँ पे
बी एंड सी वेक्टर्स, क्वेश्चन ने क्या बोला था, बी एंड सी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट। तो मैं बी डॉट सी को 0 बोलूं या सी डॉट बी को 0 बोलूं, एक ही बात है। तो यहां क्या लिखा है, बी डॉट सी कितना है वो 0, तो ये भी गया। सी डॉट बी या बी डॉट सी एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ 0 है तो ये भी चला गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचता है 9 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ठीक है। फिर और क्या है, प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें कैसे चली गई, क्लियर हुआ वो, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो कुछ तो इस प्रॉपर्टी से चले गए और कुछ इस प्रॉपर्टी से चले गए, राइट, ठीक है सब। अब क्या करें, इनकी वैल्यूज रखो। ये था आपका 1 तो 9 आ गया, इसकी वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा कितना 16, इसकी वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, ठीक है। चलो ऐड कर लो इन्हें, कितना आ रहा है ये 36 25, तो 36 एंड 25 कितना, 6 5 11 61, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 61। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, इसके स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें किसका आंसर चाहिए था, हमें तो सिर्फ इसका आंसर चाहिए था। स्क्वायर को गायब कर दो, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट आएगा, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव अंडर रूट 61, ओके। तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का, दैट इज 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 61। काम खत्म इस क्वेश्चन का, ओके। सो अच्छा क्वेश्चन था ये, आई थिंक 2019 में ही पूछा गया है। सो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, और जिसने इसका आंसर ला दिया है अपने आप को 3 मार्क्स दो, और इस क्वेश्चन में गुड भी लिख देना, ठीक है। चलो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अच्छे से समझ लो। ये कंडीशन का और इस कंडीशन का मैक्सिमम यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। b डॉट ए सी डॉट ए के बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ यहीं से कि a डॉट बी मेरा a डॉट सी के बराबर है। बराबर है तो जहां जहां आया कैंसिल आउट कर दिया। b डॉट सी अगर मेरा 0 था तो मैं c डॉट बी को भी 0 कह सकती हूँ, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट्स इट। और बाकी सबकी वैल्यू तो 1 2 3 थी, सब्स्टिट्यूट किया और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। हमसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी थी, हमने क्या किया, स्क्वायर किया, डॉट लगाया, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और आंसर तक पहुंच गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका पेपर होता है खत्म, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का था पेपर, 25 मार्क्स का था। कितने मार्क्स आए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। कितना आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, छोटी छोटी अपनी एक एक चीज़ आपको समझते चलना है, और जहाँ गलती की है नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कोशिश करना कि वहाँ गलती आप ना करें, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का सेक्शन देखोगे। आप CBSE इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना है। टर्म 2 एग्जाम 2021-2022 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक इस टाइप का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देखोगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम पढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ जितने भी सेक्शंस है ना वो सब यहाँ अरेंज्ड है। तो अगर साइंस स्ट्रीम के आपको वीडियोस देखना है, आप जाएंगे यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए वीडियोस यहाँ अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ सीक्वेंस में मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप क्लास 12 टर्म 2 एग्जाम 1 शॉट रिवीजन सीरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करो। सब्जेक्ट वाइज आपको सब कुछ यहाँ अरेंज मिल जाएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी न्यूज चैनल है, बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज वहां आपको पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको करना ही है। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।